नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग मराठा साम्राज्य पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब मराठा साम्राज्य में मराठा के उत्पन्न होने की मतलब इमरजेंस क्या परिस्थितियां थी, इस पर सबसे पहले हम लोग परिचर्चा करते हैं। ठीक है। क्या ऐसा कारण है कि इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति के रूप में इनका उदय हुआ, एक स्ट्रॉन्ग पावर के रूप में ये मर्ज हुए, ये बट बहुत ज्यादा ये अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा अपने साम्राज्य को फैला नहीं पाए, बल्कि इनके पास आप देखते हैं पावर थी, इनके पास बुद्धि थी, इनके पास ये थी कि उनके पास जो लड़ाकू सेना थी या लड़ाकू उनके पास जो भी सराउंडिंग्स थी, इस वजह से काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनके साम्राज्य का विस्तार उतना अधिक नहीं हो पाया जितना अधिक होना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे वॉर लड़े, उन्होंने तत्कालीन जो भी शक्तियां हैं उनको क्या दी, कड़ी टक्कर दी। तो क्या क्या परिस्थितियां रही उनके उत्पन्न होने की, सबसे पहले उस पर विचार करते हैं। कह रहे हैं मराठा साम्राज्य का उदय उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, सबसे पहले क्या जिस एरिया में रहते थे वो पहाड़ी एरिया थी। ठीक है। वो जो पहाड़ी क्षेत्र था जहां पे इनका क्या हुआ है, उदय हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में एक वॉर लड़ते थे, पहाड़ी क्षेत्र में वो ये युद्ध कला को जानते थे। उस युद्ध कला का मैं नाम आपको बताऊं, युद्ध कला का नाम है गोरिल्ला पद्धति। कौन सी पद्धति? गोरिल्ला पद्धति। इस पद्धति को वो जानते थे। अब इस पर डिस्कशन करेंगे, ये गोरिल्ला पद्धति है क्या, उनकी भौगोलिक परिस्थितियां उनके उत्पन्न होने का कारण थी, उनकी जो है इमरजेंस का कारण थी। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, देखो औरंगजेब ने जो जो जजिया टैक्स लगाया या औरंगजेब के समय में जो जो भी हिंदुओं के प्रति अत्याचार हुए हैं, जो भी उनका साम्राज्य विस्तार की पॉलिसी रही है, वो हमेशा किस शरीयत के नियमों का पालन करता था या मुस्लिज्म को ही वो जो है आगे कैरी ऑन लेके जाना चाहता था। तो हिंदू जो जनता थी वो त्रस्त थी। आप जानते थे कि औरंगजेब जो था वो कट्टर मुसलमान था, तो उसके समय जो हिंदू जनता त्रस्त थी, हिंदू जनता परेशान थी। तो मराठा को लग रहा था कि हमारा इंडियन कॉन्टिनेंटल, हमारा भारतीय उपमहाद्वीप, हमारा क्षेत्र, हमारी हिंदू जन्मभूमि, हमारा वो वैदिक कल्चर का क्षेत्र, जहां पे काम कौन कर रहा है, वहां साम्राज्य कौन कर रहा है, वो मुस्लिम साम्राज्य कर रहा है। और यहाँ के मूल निवासी, यहाँ का जो हिंदुइज्म है वो क्या है, प्रताड़ित है, वो क्या है, परेशान है। यहाँ की हिंदू जनता है क्या, परेशान। तो मराठों ने वो जिम्मा उठाया कि वो औरंगजेब की जो पॉलिसी है उसके विरुद्ध काम करेंगे। उन्होंने वो जिम्मा उठाया कि जो त्रस्त हिंदू जनता है उनका हम उद्धार करेंगे। उन्होंने वो जिम्मा उठाया कि भारतीय क्षेत्र में जो भी हिंदुइज्म को जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है या उन पर जजिया टैक्स लगाया जा रहा है या उन पर जो है अत्याचार या भू राजस्व की दर अधिक की जा रही है, उनके विरोध में एक दीवार खड़ी करने का प्रयास उन्होंने किया है कि हम एक प्रोटेक्टिव एरिया के रूप में या प्रोटेक्शन क्षेत्र के रूप में हिंदुइज्म पर काम करें, साथ साथ औरंगजेब की जो पॉलिसी है उनका विरोध करें। तो औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति है वो भी कहीं ना कहीं मराठों के उत्पन्न मतलब मराठों की इमरजेंस का बहुत प्रमुख कारण रही। तो मराठा औरंगजेब से पहले भी थे, लेकिन मराठा उस समय अपने जो है जो विरोध है उनको बहुत आवाज नहीं दे पाए, उनको बहुत ज्यादा इमरजेंस नहीं मिली। कारण क्या था कि सब सारा जो एरिया है, जो प्रशासन है, जो भू राजस्व है या जो हिंदू के प्रति नीति है वो उतनी कट्टर नहीं थी जो औरंगजेब के टाइम पे बन गई थी। तो मराठा को उस समय एक ऑप्शन मिला। कहा जाता ना कि जब व्यक्ति को ऑप्शन मिलता है तो तुरंत उस ऑप्शन को वो लेने का प्रयास करता है। ठीक है। मैंने कहा ना, कभी भी जब जो उत्तराधिकार आते हैं उनका जो प्रभुत्व कम होता है तो जो क्षेत्रीय राजवंश है उनका क्या होता है, तेजी से अभ्युदय हुआ है। अब जैसे औरंगजेब जैसे ही जो है थोड़ा सा डाउन होंगे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो ज्यादा क्या है, प्रबल नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है, उनके अंदर सेंट्रलाइज पावर नहीं है। तो ये क्षेत्रीय शक्ति अपने आप में क्या होंगी, उमर्ज होंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब वो जो केंद्र में बैठा है वो अब मर चुका है। मतलब जो केंद्र में जो शक्तिशाली शक्ति है, जो कि औरंगजेब है, शाहजहां है, जहांगीर है, वो मर चुके हैं। अब क्या है, इनके जो भी उत्तराधिकार है वो इतने मतलब उनके अंदर वो पावर नहीं है जिसकी वजह से वो क्या कर सके, अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते, अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके और जनता को बहुत अच्छा न्याय, बहुत अच्छा प्रशासन चला सके। उसी यही औरंगजेब के उत्तराधिकार का जो अभी मुअज्जम आजम करके मैं बताऊंगी। तो उनका जब युद्ध शुरू होता है तो मराठा अपने आप को और ज्यादा तेजी से क्या करते हैं, विस्तारित करते हैं, जिससे कि वो हिंदू जनता का प्रतिनिधित्व कर सके। तो औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, हिंदू जागरण, उसी समय आपने देखा होगा, अभी मैं आपको जब आगे राजा राम मोहन राय आएंगे, ठीक है, आपको एनी बेसेंट मिलेंगी, आपको दयानंद सरस्वती मिलेंगे, ठीक है, ऐसे कर करके बहुत सारे जो लीजेंड मिलेंगे
आप देखेंगे हिंदू पुनर्विवाह पर जो है काम किया गया, ठीक है, ऐसे और कन्वे मिलेंगे आपको, ठीक है, टैगोर मिलेंगे, ऐसे करके बहुत सारे हिंदू जो है हिंदू जागरण करने वाले व्यक्ति मिलेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फिर से जो हिंदू जनता है, फिर से जो कुरीतियां हैं उन पर प्रहार होगा, और क्या होगा, एक नए समाज का क्या लगेगा, एक नए समाज का श्री गणेश होगा। एक तो भक्ति आंदोलन कहीं ना कहीं उस समय इमर्ज हो रहा था, भक्ति आंदोलन की वजह से इसी का परिणाम था कि क्या थे, मराठा बहुत तेजी से क्या अपना विस्तार उन्होंने किया। प्लस मराठा की जो कि मैंने कहा था, मराठा की जो कि भौगोलिक परिस्थितियां थी वो कैसी थी, वो पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे। पहाड़ी क्षेत्रों में एक युद्ध कला वो करते थे, वो गुरिल्ला युद्ध कला थी। गुरिल्ला युद्ध कला क्या थी, जैसे मान लो ये पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ी एरिया में वो रह रहे हैं, ठीक है, तो उनके अंदर एक थी वो, अब ये पहाड़ में रह रहे हैं, ये है प्लेन एरिया, तो उनके पास एक पॉलिसी थी, ये छुपकर वॉर करते थे। अगर ये यहाँ बैठ के वॉर लड़ गए, यहाँ पे इन्होंने युद्ध लड़ा, युद्ध करने के बाद जैसे ही इन्हें लगा हम हार रहे हैं, फिर वो इस पहाड़ी क्षेत्र में छुप जाते। अब इतनी छोटी छोटी पहाड़ियां जो उनको तो ज्ञात है, लेकिन औरंगजेब की सेना या और जो भी वहां की सेना है उनको तो ज्ञात नहीं। अब ये यहाँ पे अगर छुप जाएंगे तो क्या यहाँ का जो भी सेना है वो क्या इनको ढूंढ पाएगी? नहीं, ये जाते थे, वॉर लड़ते थे, और जैसे उन्हें लगा था तो वो डिफीट हो रहे, फिर वो पहाड़ी क्षेत्र में छुप जाते। दैट इज कॉल्ड गुरिल्ला युद्ध पद्धति। तो इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति ने इनको बहुत ज्यादा क्या दी, एक ऑप्शन दिया लड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना से। मराठा संख्या में कम थे, औरंगजेब की सेना अधिक थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्षेत्रीय शक्ति ने इतने बड़े जो है केंद्रीय शक्ति से लड़ने का जो एक हुनर उनके अंदर था, वो गुरिल्ला पद्धति थी। इसकी वजह से वो तेजी से क्या हुआ, बहुत तेजी से आगे बढ़े। उनके साथ में वो परिस्थितियां भी चल रही थी, एक तो भौगोलिक परिस्थितियां, मैंने गुरिल्ला वॉर बताया, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, हिंदू परेशान, हिंदू ने किसकी सराहना की, मराठों को और ज्यादा क्या किया, प्रेस किया कि वो उनके उद्धार के लिए काम करिए। इसके बाद हिंदू जागरण था, भक्ति आंदोलन आदि का परिणाम था। अगर हम शिवाजी की बात करें तो ये 1627 से 1680 तक रहे हैं। ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। अब देखिए जन्म देखिए कब हुआ, 1627 में। कहां पे हुआ, शिवनेर के दुर्ग में। शिवनेर के दुर्ग में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता जीजाबाई थी, ठीक है। ये अभी जब इसका इतिहास बताएंगे तो और चीजें समझ में आएंगी। अब देखिए क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन आया था वनडे एग्जाम में कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इसके अलावा देखिए शिक्षक और संरक्षक कौन थे, दादाजाई कोटदेव शिवाजी के पिता की पूना की जागीर के प्रशासक थे। ये पूना की जागीर को भी संभालते थे, साथ ही साथ इन्होंने बहुत ज्यादा शिक्षित किया किसे, शिवाजी। का नाम था कोंडदेव। धार्मिक संत कौन थे जिनसे उनको धार्मिक शिक्षा मिली, वो गुरु रामदास थे, जैसे 10 बोध तुकाराम भी शिवाजी के जीवन पर विशेष प्रभाव उन्होंने छोड़ा था। काशी के विद्वान ब्राह्मण गंगा भट्ट ने रायगढ़ में राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्रपति का मतलब क्या होता है, छत्र मतलब क्या होता है, आप इसको, मैंने कहा ना, किसी भी शब्दों को अगर समझ में नहीं आ रहा उसको आप संधि विच्छेद करें। छत्रपति, छत्र मतलब पूरे साम्राज्य में शासन करने वाला, पूरे साम्राज्य का एक छत्र। एक छत्र मतलब वन, ठीक है। मतलब एक छत्र मतलब है छत्रपति की उपाधि की कि पूरे मराठा साम्राज्य का एक छत्र नेता कौन था, शिवाजी थी। राज्याभिषेक कहाँ हुआ, राज्याभिषेक हुआ गंगा भट्ट ने करवाया रायगढ़ में। क्वेश्चन आया है रायगढ़ वाला, एक शिवनेर वाला आया है ठीक है। विजय कौन कौन से विजय उन्होंने किया, अब देखो किले पर वो विशेष विजय करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जो भी पहाड़ी क्षेत्र है, किला क्षेत्र एक ऐसा एरिया है जहां पे हम छुप के वॉर लड़ सकते हैं और हम जीत सकते हैं। तो उन्होंने तोरण का किला, रायगढ़ का किला और सुपा का किला विजय किया। उन्होंने बीजापुर से भी संघर्ष किया और अफजल खां की हत्या करी, ठीक है। सूरत पर आक्रमण किया उन्होंने 1664 में। आप देख रहे ना कि लगातार क्षेत्रीय शक्तियों, मतलब केंद्रीय शक्ति के साथ तो संघर्ष कर ही रहे, क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष करके ये अपनी प्रसिद्धि को और ज्यादा क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो बीजापुर के साथ संघर्ष किया, अफजल खां की हत्या करी। सूरत पर भी आक्रमण किया 1664 में। फिर उसका एक क्वेश्चन आता है पुरंदर की संधि की, कब हुई पुरंदर की संधि, तो टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1665 में राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई, ठीक है। और 1680 में 53 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए शिवाजी के उत्तराधिकार कौन कौन थे। सबसे पहले देखेंगे संभाजी, उनके उत्तराधिकार में पहले संभाजी देखेंगे, ये सबसे बड़े पुत्र थे, ठीक है। शिवाजी के प्रपुत्र संभाजी और छोटे पुत्र राजा राम के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ जिसमें संभाजी की विजय हुई। देखो वो सिंपल सी बात है कि कहीं भी 2 पुत्र होंगे या 2 से अधिक पुत्र होंगे तो ऑफकोर्स जो उत्तराधिकार संघर्ष होना स्वाभाविक है। औरंगजेब के बाद भी उनके जो 4 पुत्र थे उनके मध्य क्या हुआ, उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। ये क्षेत्र आप इसमें भी देखने को मिलते हैं। तो संभाजी की विजय हुई थी और राजा राम पराजित हुए थे, ठीक है। संभाजी विजय तो संभाजी गद्दी पे बैठे, ठीक है। शिवाजी द्वितीय और ताराबाई
बरार 1707, बड़ौदा 1706 और औरंगाबाद पर आक्रमण और जीत दर्ज की। अब देखो, अब बरार पर विजय 1707 में की, 1724 सब कौन कर रहा है? शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई। फिर देखते शाहू आए गद्दी पे बैठे, ठीक है, तो ताराबाई और शाहू के बीच युद्ध भी हुआ, जिसको हम खेड़े के युद्ध के नाम के जानते हैं, और वरना की संधि भी 1731 में हुई और युद्ध समाप्त हुआ। अब देखो, एक आता पेशवाओं का शासन, पेशवा जो मेन हो गए, अभी तक तो शिवाजी थे, एक छत्र थे, एक छत्रपति थे, छत्रपति मेन चल रहे थे। छत्रपति के बाद जब जो मेन हुए पेशवा, उनके किनके कार्यकाल में उन्होंने अपने आप को क्या किया, इमरजेंस किया, अपने आप का उदय किया, अपने आप को मेन प्रशासन का हेड माना, वो शाहू जी के शासनकाल में थे। ठीक है, अब देखो शाहू जी के शासनकाल में कौन ऐसा पेशवा था जिसने अपनी शक्तियों को वृद्धि करना प्रारंभ किया? तो शाहू ने ही बालाजी विश्वनाथ को सेनाकर्ता का पद दिया। जब बालाजी विश्वनाथ गद्दी पर बैठे तो ये मेन हेड हो गए। मेन हेड अगर देखा जाए तो अभी छत्रपति चल रहे थे, अब मेन हेड हो गए हैं कौन? मेन हेड हो गए पेशवा। तो पहला पेशवा जिसके पास बहुत सारी शक्तियां केंद्रीकृत थी वो थे बालाजी विश्वनाथ। शासन व्यवस्था की बात करें शिवाजी की, तो सलाह देने के लिए 8 मंत्रियों की मंत्री परिषद थी, जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। ठीक है, अष्टप्रधान पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किसके शासनकाल में थे, तो आप बोल सकते हैं शिवाजी के शासनकाल में। समझ में आ रहा है ना? इसके साथ ही साथ आप देखिए, अब 8 मंत्री थे तो किसके पास क्या था? जो पेशवा था वो प्रधानमंत्री होता था, मतलब जो प्रधानमंत्री के जो भी कार्य होते तो वो पेशवा देखता था। अमात्य वित्त मंत्री जो थे वो मजूमदार, मंत्री और वाक्यानवीस वो दैनिक कार्यवाही और लिखने वाला, मतलब डेली का भी जो भी काम है, जो भी शिवाजी के जो भी उत्तराधिकारी हैं, शिवाजी गद्दी पे बैठे थे, तो वो जो भी दैनिक कार्यवाही की, मतलब यहाँ कितना टैक्सेशन वसूल हुआ, कितना कहाँ कौन आया, किसने राज्य में उपस्थिति दर्ज की, और कहाँ कहाँ हमने जीत अर्जित करी, कहाँ कहाँ हमें जो है वॉर लड़ना, इस दैनिक कार्यवाही जो है वो मंत्री और वाक्यानवीस देखते थे। सुमंत और दबीर की बात बताए, वो विदेश मंत्री थे, किसी के साथ मित्रवत व्यवहार करने, किसके साथ वॉर लड़ने, क्या है वो सुमंत और दबीर दिखते थे। एक थे सचिव और सुरनवीस, ये पत्र व्यवहार देखते थे, किसी के साथ अगर हमें पत्र व्यवहार करना है तो सचिव देखते थे। एक न्यायाधीश जो होता था जो कि सारे जस्टिस का काम करता था, न्याय का काम करता था। पंडित राव तो धर्माधिकारी थी, धर्माधिकारी वही है पंडित राव की भैया कौन कौन से आपको जो है धार्मिक कार्यकलाप करने, कौन से धार्मिक गतिविधियां पूरे साम्राज्य में होनी है, वो सारी चीजें देखता था। सेनापति को सर ए नौबत बोलते थे। क्वेश्चन कई बार पूछा है सर ए नौबत का क्या काम था? सर ए नौबत क्या था? तो सेनापति जो भी कहाँ कहाँ वॉर लड़ने हैं, वॉर में क्या क्या इक्विपमेंट आने हैं, क्या क्या इक्विपमेंट से हमें वॉर लड़ना, कितनी सेना है, सेना को कैसे हमें जो है उनका पेमेंट करना, ये सारी चीज सेनापति देखता है, जैसे सर ए नौबत कहते थे। अब कह रहा न्यायाधीश और पंडित राव छोड़कर सभी मंत्रियों को सैन्य कार्यों और आक्रमण में भाग लेना होता था, कोई भी पद वंशानुगत नहीं था। अब देखो वंशानुगत ना करने का कारण ये था कि ऐसा ना हो, देखो आपने एक चीज देखी, अगर आपके जो भी पेट्रियोटिक सिस्टम चलता है, अगर ऐसी चीजें आगे बढ़ रही हैं तो सिस्टम क्या होता है कि अगर आपका जो पुत्र है वो उत्तराधिकार, मतलब उत्तराधिकारी तो वही बनेगा, तो जब पुत्र उत्तराधिकारी बनेगा तो क्या होगा? हो सकता है कि वो योग्य हो सकता है वो अयोग्य हो। तो अयोग्यता की स्थिति में क्या होगा कि आपको प्रशासन वहीं तक सीमित हो जाएगा, उसके आगे वो प्रशासन उतना कैरी ऑन हो नहीं सकता। तो ये क्या कहते थे, जो भी इनके मंत्री, क्योंकि काम आप देख रहे हैं मंत्री बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, मंत्री को वंशानुगत नहीं किया, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम योग्यता को पैमाना मान रहे हैं। तो योग्यता को पैमाना मानते हुए उन्होंने क्या किया, इनको वंशानुगत नहीं किया। जो जैसा मतलब आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप उस पद पर नियुक्त हो सकते हैं, केवल किसको? न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़कर। ठीक है, आप देखिए प्रांतीय प्रशासन उनका कैसा था? राज्य था, राज्य के नीचे सूबा, ठीक है, इसके राज्यपाल, फिर परगना था, फिर तालुका था। ठीक है, इसको तरफ और मौजा भी कहते हैं। उसके बाद देखिए मराठा कालीन अधिकारी, तो मजूमदार जो आय व्यय देता था, इससे पहले मैं बता चुकी हूँ। एक था मिराजदार जो कि एक प्रकार का जमींदार था। पटेल और पटेल, ये पाटिल और पटेल जो ग्राम का मुखिया था, यही से पटेल का कॉन्सेप्ट जो ग्राम क्षेत्र में शुरू हुआ है, वो ग्राम का मुखिया। कुलकर्णी जो है वो लेखपाल था, आज का लेखपाल की भर्ती। ठीक है, जब इस बारे में बोल दो लेखपाल की भर्ती के बारे में तो बड़ा सुलग उठता है कि कितने धांधली के साथ ये भर्ती हुई, कितने बच्चों के साथ अन्याय हुआ। और फिर देख लीजिए पैट 2023 तैयार है। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा काम है सिर्फ पढ़ना, हमारा काम है मेहनत करना, हमारा काम है अच्छा रिजल्ट देना। ठीक है, बाकी प्रशासन के बारे में क्या ही बोला जाए। कुलकर्णी जो था वो लेखपाली का काम करता था, उस समय भी कुलकर्णी जो थे आज के प्रारंभिक जो आज के नाम अगर नाम बोला जाए तो वो लेखपाल है। देश पांडे की बात करें तो वो जिलाधिकारी था। ठीक है, काम विस्तार देखे तो चौथ वसूलने का काम करता था। ठीक है, शिवाजी की सेना का मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार थे,
घुड़सवार के प्रधान को सर ए नौबत कहा जाता। सर ए नौबत मैं बता चुकी हूँ क्या था। वो पैदल और घुड़सवार इसलिए था तो दोनों ही पहाड़ी क्षेत्रों में चलने के योग्य थे और गोरिल्ला वॉर में दोनों सहायक थे। ठीक है, इनका ये वॉर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में ये थी। ठीक है, एक थी चौथ, एक होती थी सरदेशमुखी। चौथ और सरदेशमुखी ये दोनों टैक्स ये लेते थे। मतलब चौथ जो था वो 1/4 था, मतलब आसपास के अपने एरिया को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आसपास के एरिया को और वॉर से या और युद्ध से बचने के लिए वो क्या करते थे, चौथ वसूलना ये अपना क्या मानते थे, अपना अधिकार मानते थे, इसलिए वो आसपास के एरिया से चौथ वसूलते थे। राज्य व्यवस्था कैसे थी, अब इनकी जो व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी थी। अच्छा, यही मैं आपको बता दूं 3 व्यवस्था आप देखने को मिलेंगे। एक आप देखेंगे रैयतवाड़ी, एक देखेंगे महालवाड़ी। ठीक है, एक आप देखेंगे जिसको बोलते हैं इस्तमरारी भी बोलते हैं या स्थायी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इन तीनों में मैं आपको बता दूं क्या था, रैयतवाड़ी क्या थी, महालवाड़ी थी क्या थी, या स्थायी बंदोबस्त क्या था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था ये थी कि आप अपने क्षेत्र के रैयत, मतलब आप इंडिविजुअल टैक्स किसको देते थे, कंपनी को देते थे। इंडिविजुअलिटी थी, या राजा या फिर ब्रिटिश कंपनी ने स्टैब्लिश किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये थी कि आप इंडिविजुअल जो भी टैक्स पेयर है जिनको टैक्स आपको देना है तो आप इंडिविजुअल जाके टैक्स देते थे। महालवाड़ी क्षेत्र में क्या था, पूरा गांव पहले टैक्सेशन को इकट्ठा करता था, उसके बाद जाके वो देखता था, वो महालवाड़ी व्यवस्था थी। और स्थायी बंदोबस्त ये था, स्थायी बंदोबस्त में ही आप जानते हो जमींदारी प्रथा जो है इमर्जेंट हुई। स्थायी बंदोबस्त में ये था कि आपकी मीडिएटर के रूप में कौन नियुक्त हो गया था, आपको मीडिएटर के रूप में कौन नियुक्त हो गया था, तो मीडिएटर के रूप में जो नियुक्त हुआ था वो कौन था, नाम बताइए आप लोग, आपको अगर याद आ रहा हो तो। ये स्थायी बंदोबस्त में ये था कि जमींदार नियुक्त होते थे। वो क्या करते थे, वो टैक्स वसूलते थे। वो टैक्स किससे, जो भी कृषक है उनसे क्या करेंगे, टैक्स वसूल करके, मतलब एक मीडिएटर है। मीडिएटर के रूप में ये क्या करते थे, टैक्स वसूल कर किनको देते थे, कंपनी को देते थे, या संबंधित जिससे टैक्स पेयर है वो उनको देते थे। अच्छा, अगर कृषक नहीं दे पा रहे हैं टैक्स तो उन पर जो भी जो है गलत चीजें से वसूल करने का ये जमींदार करते थे। जमींदार अधिक टैक्स वसूलते थे और कंपनी को एक निश्चित टैक्स देते थे, जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है वो जमींदार ले लेते थे। तो यही जमींदारी, यही सबसे ज्यादा क्या थे, ये एक प्रकार के क्या बन गए थे, इनके जो है ये टैक्स मान लीजिए इन्होंने कहा था कि 10/11 और 1/11, ये वाली स्थिति तो 10/11 आप कंपनी को रहे, 1/11 आप अपने यूज के लिए ले रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जमींदार इतने ज्यादा क्रूल हो जाते थे कि अधिक कृषक से वसूलते थे, लेकिन कंपनी को वो नहीं थे, जो प्रॉफिट का हिस्सा वो जमींदार कमाते थे और कृषकों को उनकी उपज का कोई भी मूल्य मिल नहीं पाता था। तो ये सबसे ज्यादा गंदी व्यवस्था थी, सबसे ज्यादा क्या थी, क्रूल व्यवस्था थी, सबसे ज्यादा क्या कहा जाता है, जिसमें कृषकों का क्या हो रहा था, अन्याय कृषकों के साथ हो रहा था। वो काम कर रहे थे लेकिन उनको अपनी उपज का कोई भी पार्ट नहीं मिलता था। तो जो भी उनके पास एक्स्ट्रा इनकम होती थी या एक्स्ट्रा पार्ट होता था वो जमींदार ले लेते थे। और जमींदारों के साथ क्या था कि ब्रिटिश कंपनी ने एक सूर्यास्त नियम भी लागू किया था कि अगर आप सूर्यास्त से पहले तक टैक्स नहीं जमा करते तो आपको इतना और नुकसान करना पड़ेगा। इससे स्थिति और गंभीर हो गई और जमींदार और कृषकों पर अन्याय करने लगे और उनसे क्या करने लगे, मनचाहा टैक्सेशन क्या करने लगे, वसूलने लगे, जिससे कृषकों की स्थिति स्थायी बंदोबस्त में क्या हो गई, बहुत ज्यादा गिरती चली गई। जितना महलवाड़ी और रैयतवाड़ी स्थिति में नहीं था जो है अन्याय, जितना है कि आपको स्थायी बंदोबस्त में जो ये मीडिएटर के रूप में आप जमींदार को देख रहे हैं वो आ गए थे, उन्होंने स्थितियों को क्या कर दिया, और गंभीर कर दिया। आपको मेरी बात शायद अच्छे से समझ में आ रही, मैं आर्थिक व्यवस्था बताऊंगी तो और अच्छे से बताऊंगी कि स्थितियां क्या हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देते लिखा है इसमें, अब कह रहा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, कह रहा पैदावार में 30%, अन्य करों को हटाने के पश्चात 40% इतना टैक्सेशन वसूल किया जाता है। शिवाजी ने चौथ, जैसे मैंने बताया 1/4% था, और स्वदेशमुखी में होता है 1/10% नामक कर लगाया, जो कि मुगल क्षेत्रों की भूमि और पड़ोसी राज्यों से वसूला जाता था। अब देखो स्वदेशमुखी कितनी थी, 1/10, और चौथ कितनी थी, 1/4। नया प्रशासन देखा जाए तो कैसा था, फौजदारी पटेल सुनता था और हाजरे मजलिस अपील का अंतिम न्यायालय था। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ
कि जो मराठा सेना है या मराठा साम्राज्य है वो किस तरह था, कैसे उनका राज्य का चीजें थी, कैसे उनकी टैक्सेशन व्यवस्था थी, कौन कौन से एरिया को उन्होंने जीता था, कहाँ पेशवा जो है शाहू जी के टाइम में पेशवा का कैसे इमरजेंस हुआ, आप देख रहे हैं। उसके बाद चीजें और पेशवा के हाथ में सारी चीजें आने लगी और धीरे धीरे जो है चीजें आगे बढ़ी। तो ये रहा है आपका पूरा मराठा साम्राज्य।